अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा है आप सकुशल होंगे। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। समाचारों का आरंभ सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी द्वारा किए गए माता पार्वती के मंदिर के शिलान्यास से। पीएम मोदी ने 30 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले माता पार्वती के मंदिर के साथ साथ सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी, समुद्र दर्शन पथ जैसे कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मां अहिल्याबाई को भी नमन किया, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर से लेकर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंदिर को सैकड़ों वर्ष के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने का प्रयास हुआ, किंतु इसे जितनी बार भी गिराया गया ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। ये शिव ही हैं जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसीलिए शिव अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं और अनादि हैं। शिलान्यास के अवसर पर बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाने वाले वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी पीएम मोदी के साथ दिखे। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से ही उन्होंने बीजेपी की रथ यात्रा आरंभ की थी। उस समय यात्रा के संयोजन का सारा उत्तरदायित्व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ही पास था। 23 अप्रैल 1999 से ही पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। और अब समाचार अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान पर तालिबान के आधिपत्य के पश्चात अब तालिबान शासन के विरोध में कई गुट उभरने लगे हैं। पंजशीर का शेर अर्थात अहमद शाह मसूद के पुत्र अहमद मसूद तालिबान से युद्ध करने के लिए अमेरिका से सहायता मांग रहे हैं। मसूद के पिता ने ही 2001 में तालिबान के विरुद्ध अभियान चलाया था और उसी के पश्चात उनकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि पंजशीर अफगानिस्तान का ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई आक्रमण नहीं कर सका। अभी भी तालिबानी पंजशीर से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए यहां तालिबान से युद्ध करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि मैं आज पंजशीर घाटी से लिख रहा हूं, उन मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हूं, जो एक बार पुनः तालिबान का सामना करने के लिए तैयार हैं। 1990 का गृह युद्ध हो या इससे एक दशक पहले सोवियत का प्रभाव, अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए मशहूर पंजशीर आज भी अजेय है। इधर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान को खदेड़ने की योजना बनाई है। समाचार है कि मसूद और सालेह इसी उद्देश्य से आपस में मिले थे, किंतु तालिबान से युद्ध हेतु सालेह एवं मसूद को अस्त्र शस्त्र चाहिए, जो कि उन्हें अमेरिका ही उपलब्ध करा सकता है। ये भी ज्ञात हुआ है कि अमेरिकी सैनिक बहुत से हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान में ही छोड़ गए हैं, जिसका दुरुपयोग तालिबान कर सकता है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों के छोड़े गए अस्त्रों को नष्ट करने के लिए बमबारी भी करने की योजना बना रहे हैं। इधर अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब से अफगान नागरिकों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रदर्शन करना आरंभ किया है, तब से तालिबानियों की चिंता बढ़ गई है। तालिबान का प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंदाजा कई दिनों से अंडरग्राउंड है। सूत्रों के अनुसार वह लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में है। भारत इस पूरे विषय पर दृष्टि गड़ाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को काबुल स्थित करते परवन गुरुद्वारे में शरण लिए 60 सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, ताकि इन्हें भारत भेजा जा सके। पंजशीर घाटी से आरंभ हुआ तालिबान विरोध अब काबुल तक पहुंच गया है। चिंतित तालिबानी अब अफगानिस्तान के इमामों से ये अपील कर रहे हैं कि वे अफगान नागरिकों को समझा बुझाकर शांत करें। तालिबान एक ओर समझौता एवं दूसरी ओर गोलाबारी भी कर रहा है। उसने राष्ट्रीय झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर जलालाबाद में गोलियां भी चलाईं, किंतु विरोध के स्वर दबने के स्थान पर और भी मुखर हो रहे हैं। इधर भारत द्वारा दूतावास खाली किए जाने पर भी तालिबान के माथे पर बल पड़ गए हैं। इससे पूर्व उसने कंधार एवं हेरात में भारतीय कंसुलेट की तलाशी लेते समय वहां के दस्तावेज खंगाले और वहां खड़ी गाड़ी भी ले गए। यद्यपि तालिबान ने दावा किया है कि वो किसी भी देश के दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा, किंतु तालिबान की बातों पर विश्वास करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इधर अमेरिका बीते दिनों में 16 उड़ानों के द्वारा 3000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुका है, जिसमें अमेरिकियों के साथ साथ अफगानी लोग भी सम्मिलित हैं। 14 अगस्त तक अमेरिका 9000 लोगों को काबुल से निकाल चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के स्थिति पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है।
इस दौरान दोनों ने सहमति जताई है कि लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान को लेकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग से भी बात की है। नाटो के विदेश मंत्रियों की आज वर्चुअल मीटिंग भी होनी है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और सहयोग में चीन ने अहम भूमिका निभाई है और अफगानिस्तान के विकास में योगदान देने के लिए चीन का स्वागत करते हैं। उधर नाटो सेना का साथ देने वाले अफगानियों की खोज में तालिबानी आतंकी घर घर भटक रहे हैं। तालिबान ने धमकी भी दी है कि यदि वे सामने नहीं आए तो उनके परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा। अब तो तालिबान ने विभिन्न विदेशी मीडिया के पत्रकारों पर भी हमला करना आरंभ कर दिया है। तालिबान ने निजी चैनल घर गाश्त टीवी के नेमुतुल्लाह हेमत का अपहरण एवं पख्तिया घाग रेडियो के प्रमुख तूफान उमर की भी हत्या कर दी है। जर्मनी के डाइजीट समाचार से जुड़े ट्रांसलेटर अहमदुल्लाह हमदर्द की भी 2 अगस्त को जलालाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर तालिबान के भय से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग देश छोड़ के जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एयरपोर्ट से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग अमेरिकी सैनिकों के सामने रोते बिलखते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दें, नहीं तो तालिबान मार देगा। यहाँ तक कि कई लोग अपने बच्चों को दीवार के ऊपर से फेंककर एयरपोर्ट के अंदर भेज रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो हमें मिला है जिसमें एक अफगानी अपने बच्चे को सुरक्षित करने हेतु कटीले तारों को पार कर अपनी बच्ची को अमेरिकी सैनिक को सौंप रहा है। किंतु इतना सब होने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने काफ़ी पूर्व ही राष्ट्रपति बिडेन को ये जानकारी दे दी थी कि तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान के एक एक शहर को जीतते चले आ रहे हैं। फिर अमेरिका ने चुप रहना क्यों आवश्यक समझा। इधर तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानी बदगीस प्रांत के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला है। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले ही तालिबान के सामने सरेंडर किया था। उधर देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी एवं उनके परिवार को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने यहाँ शरण दी है। सूत्रों के अनुसार गनी तालिबानियों से अफगानिस्तान वापस लौटने के लिए बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति गनी ने उन आरोपों को भी नकार दिया है जिसमें कहा गया है कि वे अपने साथ 1000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं। गनी के अनुसार उन्होंने अफगानी सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर ही देश छोड़ने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान में गुरुवार को शिया मुसलमानों के धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर किए गए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मृत्यु एवं 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पूर्वी पंजाब प्रांत के शहर बहवाल नगर में यह विस्फोट हुआ। वहीं अमेरिकी संसद भवन के पुस्तकालय के बाहर गुरुवार को एक पिकअप ट्रक में संभवतः विस्फोटक होने की सूचना की पुलिस जांच कर रही है। वहां के निकट के सभी भवनों को खाली करा लिया गया है। पुलिस अधिकारी सभी संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे हैं। ये इमारत संसद भवन एवं उच्चतम न्यायालय के निकट है। और अब बात अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से फैले कोरोना के कहर की। अमेरिका में कोरोना से मरने वाले रोगियों की संख्या मात्र 4 दिनों में ही 1000 को पार कर गई है। रूस में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। रूस में बीते 24 घंटे में 799 लोगों की मृत्यु हो गई है। न्यूजीलैंड में हज़ारों नए संक्रमित मिल रहे हैं तो ब्राज़ील में एक दिन में महामारी से 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट उन स्थानों पर अधिक घातक हो रहा है जहां वैक्सीन लगाने की गति कम है। पिछले महीने अमेरिका में प्रतिदिन की मृत्यु दर 769 थी, जो अब बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। उधर रूस में प्रतिदिन कोरोना के 20,000 से अधिक केस मिले हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,66,03,473 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 799 रोगियों की मृत्यु हुई है। अकेले मॉस्को में 1590 नए मामले सामने आए हैं। रूस में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,72,909 हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 15 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने जा रही है। इसी के साथ डीआर में भी वृद्धि होगी। ऐसा होने से 12 लाख पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। 1 जुलाई से यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 28% डीए एवं डीआर प्रदान किया गया है। अब तक यह 17% था। इसी के साथ बिहार सरकार डीए में 11%, हिमाचल में 6%, जम्मू कश्मीर में 28% एवं गुजरात सरकार ने कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 3 माह के डीए के बकाये का भुगतान करने की घोषणा की है।
देश की राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के कई शहरों में कुछ दिनों से सूखे मेवे के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई है। इसके पीछे अफगान संकट मुख्य बताया जा रहा है। अनाज मंडी जम्मू वेयर हाउस में 50% ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से ही आता है, किंतु पिछले 3 सप्ताह से कोई भी ड्राई फ्रूट का टैंकर अफगानिस्तान से नहीं आया है। इसी कारण निकट भविष्य में अब सूखे मेवे के मूल्य में भी अत्यंत वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार से संपूर्ण लॉकडाउन समाप्त करने की घोषणा की है। इसके पश्चात रविवार को भी बाजार खुले रहेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन प्रदान करने की भी घोषणा की है। इसके पात्र स्नातक, परास्नातक, तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र होंगे। उन्हें आवश्यकता अनुसार डिजिटल एक्सेस भी निःशुल्क मिलेगा। अगली घोषणा भी युवाओं के लिए ही थी। योगी ने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, अन्य वित्तीय संस्थानों और विश्वविद्यालय के सहयोग से 3000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कोष गठित किया जाएगा। उससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को 3 परीक्षाओं तक सरकार भत्ता देगी। तो बस इतनी सी बात में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारे समाचारों का प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सुझावों का स्वागत है। आपके सुझावों के आधार पर हम अन्य कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी राय हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भेज सकते हैं। बहुत शीघ्र ही हम निःशुल्क ज्योतिष सेवा का कार्यक्रम भी आरंभ करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रिय दर्शकों की ज्योतिषी समस्या का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमारे चैनल को देखा, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।